हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। हम लोग मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल का इतिहास। ठीक है, और हम लोग ने देखे थे क्या क्या। प्रागैतिहासिक इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले इतिहास तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक इतिहास, आद्य ऐतिहासिक इतिहास, ठीक है, और ऐतिहासिक इतिहास। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, 3 टाइप के इतिहास हैं। कौन कौन से? पहला क्या था? प्रागैतिहासिक, जिसके अक्ष मिले हैं। ठीक है, यानी कि जिनकी घटनाओं का विवरण भी मिलता है लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, ऐसा इतिहास कहा जाता है जिसमें मानवीय घटनाओं का लिखित साक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, और आदि ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि मानवीय घटनाओं का लिखित साक्ष्य तो है लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसमें इतिहास मानवीय घटनाओं का लिखित स्वरूप के साथ साथ उन्हें आसानी से पढ़ा गया है, उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज हम इसी लेक्चर को या इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश गर्दबिल्ल राजवंश और नागवंश को देखेंगे। कौन सा? गर्दबिल्ल वंश, ठीक, और साथ में नागवंश। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। क्यों आईएमपी है? जैसा कि मैं आपको बता दूं, राजा विक्रमादित्य बहुत ज्यादा फेमस है, और इन्हीं के पराक्रम के कारण आगे के जो इतिहास में जो राजा हुए उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। नागवंश क्यों महत्वपूर्ण है? समुद्रगुप्त के समय नागवंश बहुत ज्यादा चर्चे में आया था। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। और 2023 के मेंस में एक क्वेश्चन आया था 3 मार्कर, भावनाग कौन है करके। ठीक है, कौन से भावनाग पूछा था उन्होंने 3 मार्कर में। ठीक है, इनकी राजधानी बताना था वहां पर, इनके बारे में थोड़ा सा बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। गर्दबिल वंश, ठीक है, कौन सा? गर्दबिल वंश। अब इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? थेरावली एक ग्रंथ है उससे मिलती है। साथ ही हरिवंश पुराण से भी इनकी जानकारी मिलती है। जैन धर्म से संबंधित पुराण है, कौन सा? हरिवंश पुराण। ठीक है, और साथ में पुराणों में इन्हें क्या कहा गया है? गर्दभिल्ल कहा गया है। क्या कहा गया है? गर्दभिल्ल कहा गया। इनकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। की राजधानी क्या थी? उज्जैन। तो ठीक है, इनकी राजधानी क्या है? उज्जैन है। ठीक है, आपको मालूम होगा हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी कहाँ से है? वो उज्जैन से है। ठीक है, अब इनके शासक कौन कौन हुए? सबसे पहले गर्दभिल्ल, ठीक है, दूसरे भर्तहरि, इनके भाई राजा विक्रमादित्य, उनके पुत्र धर्मादित्य, पांचवे भैल, नाइल और नाइंद्र। ठीक है, ये इनके 6 शासकों, ये 7 शासकों का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले राजा गर्दबिल, ठीक है, इन्होंने गर्दबिल वंश के स्थापना की थी और अपने नाम से ही इन्होंने क्या रखा था? अपने वंश का नाम गर्दबिल वंश। इनका नाम कहीं कहीं पर गंधर्व सेन भी देखने को मिलता है। कौन सा? गंधर्व सेन। तो ये भी एक नाम याद रखिएगा आप। ठीक है, इन्होंने जैन आचार्य कालकाचार्य की बहन साध्वी को कैद किया और उन्हीं से कहा जाता है कि इन्होंने उनसे विवाह भी किया था। किससे? साध्वी जी से। ठीक है, जो किनकी बहन थी? आचार्य, जैन आचार्य कालकाचार्य की बहन थी। ठीक है, इन्होंने इनके समय शकों का आक्रमण हुआ कहाँ पर पे? उज्जैन में। और उज्जैन को किसने जीत लिया? शक ने जीत लिया, और ये पराजित हुए किससे? शक राजाओं से। ठीक है, तत्पश्चात अब कहा जाता है कि राजा गर्दभिल्ल की 7 रानियां थी। कौन सी? एक भील रानी, इसलिए इन्हें भील जनजाति से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी रानी, ठीक है, क्षत्रिय रानी, मृगनयनी रानी, शूद्र रानी, ठीक है, अडोलिया रानी। ठीक है, ये इतनी रानियों का जानकारी मिलता है। एक बनयानी रानी। ठीक है, उस समय जो भी तत्कालीन समाज में वर्ग विद्यमान थे उन्हीं वर्ग के आधार पर इन्होंने अपना विवाह किया था, और 7 वर्गों की रानियां उन्होंने बनाई थी। ठीक है, इन्हीं रानियों से उन्हें 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। सबसे पहले कौन? भर्तहरि। भर्तहरि के पश्चात विक्रमादित्य जी। ठीक है, और गर्दबिल का संबंध भील जनजाति से देखने को मिलता है। किससे? भील जनजाति, जैसे कि इनके नाम में ही है गर्द और भिल्ल। ठीक है, क्लियर। अब इनके पुत्र कौन थे? राजा विक्रमादित्य। ठीक है, इनके पुत्र कौन थे? राजा विक्रमादित्य और भर्तहरि।
जो भर्तहरि थे सबसे बड़े थे और राजा विक्रमादित्य कैसे पुत्र थे इनके, छोटे पुत्र थे। तो उत्तराधिकार के नियम में ज्येष्ठ पुत्र ही कौन बनता है, राजा बनता है। ठीक है, महाभारत काल से ये प्रथा चली आई है। ठीक है, तो देखिए अब जो गर्दबिल्ल थे या गंधर्व सेन के सबसे बड़े पुत्र कौन थे, राजा भर्तहरि। संस्कृत साहित्य में इनका नाम देखने को मिलता है, किनका, राजा भर्तहरि को। और ये तत्कालीन समय के सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य भी कहे जाते हैं। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था, पिंगला, आपने कथा सुनी हुई होगी, है ना। और इन्होंने किसकी रचना की थी, त्रिशतक की रचना की थी। रानी पिंगला और भर्तहरि की कथा सुनी होगी आपने। इस प्रकार राजा भर्तहरि को एक जो राजा भर्तहरि उन्हें एक फल मिलता है। ठीक है, वो फल किसको देते हैं, वो सेनापति को देते हैं। ठीक है, सेनापति, सेनापति नहीं, उनकी जो दासी थी उन्हें देते हैं। फिर दासी किसे किसे देती है, सेनापति को। सेनापति किसे देते हैं, रानी पिंगला को देते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने क्या लिखा था, सबसे पहले इन्होंने नीति शतक, जब राजा थे तो इन्होंने नीति यानी कि राज्य का संचालन किस प्रकार किया जाना चाहिए। इसके पश्चात जब पत्नी से विवाह हुआ तो इन्होंने कौन सा लिखा, श्रृंगार शतक। ठीक है, और जब पत्नी से विरह हुआ तो इन्होंने कौन सा शतक लिखा, वैराग्य शतक। तो तीन इनके रचनाएं देखने को मिलती है और उन्हें क्या कहा जाता है, त्रिशतक कहा जाता है। ठीक है, अन्य इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, अन्य रचना है वाक्यपदी, जिसमें ब्रह्मा कांड, वाक्य कांड और प्रकीर कांड, तीन कांड देखने को मिलते हैं, किसमें, वाक्यपदी में। और फोर्थ पेपर में आप पढ़ेंगे दार्शनिक के रूप में राजा भर्तहरि जी को। ठीक है, तो इनकी जो दार्शनिक विचार है या दर्शन जो है उनका किस ग्रंथ में देखने को मिलेगा आपको, वाक्यपदी और महाभाष्य दीपिका में। वेदांत सूत्र वृत्ति में भी देखने को मिलता है और मीमांसा सूत्र में भी। इन जो अन्य रचनाएं हैं जो इनमें उनके दर्शन की जानकारी मिलती है, किसमें, वाक्यपदी, महाभाष्य दीपिका, वेदांत सूत्र वृत्ति और मीमांसा सूत्र वृत्ति में। ठीक है, क्लियर। देखिए बृहत्तरी एक प्रख्यात व्याकरणाचार्य भी थे जिन्होंने पतंजलि के व्याकरण महाभाष्य के सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक टीकाकार माने जाते हैं। और इनकी टीका का नाम क्या था, महाभाष्य दीपिका। ठीक है, जो पतंजलि की जो महाभाष्य थी उसमें उन्होंने क्या लिखा, टीका लिखा यानी कि कमेंट्स लिखा, और उसका नाम क्या रखा, महाभाष्य प्रदीप लिखा। ठीक है, जब इनका वैराग्य हुआ, अपनी पत्नी के साथ विरह हुआ, तो इन्होंने संन्यास ग्रहण करने के पश्चात अपना राजपाट त्याग करके अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया, राजा विक्रमादित्य को घोषित किया अपना उत्तराधिकारी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग राजा विक्रमादित्य। भर्तहरि के राजपाट सौंपने के पश्चात उज्जैनी के राजा बने, जो एक महान शासक थे। कैसे, महान शासक। ठीक है, सोमदेव द्वारा कथा सरित सागर में इनका वर्णन मिलता है। सोमदेव ने एक रचना की है क्या, कथा सरित सागर, बहुत ही आईएमपी है। ये किताब का नाम आपको याद रखना है, कौन सा, कथा सरित सागर। उसमें भी इसकी जानकारी मिलती है राजा विक्रमादित्य की। मेरु तुंग द्वारा रचित थेरावली। ठीक है, थेरवली ये भी आपको याद रखना, कौन सा, थेरवली। शकों के मालवा में 20 वर्ष राज करने के पश्चात, ठीक है, विक्रमादित्य ने शकों को क्या किया, पराजित कर मालवा को शकों से क्या कराया, मुक्त कराया। और उपाधि कौन सी धारण की, सकारी उपाधि धारण की। और 2021 का क्वेश्चन है, इन्होंने शकों को पराजित करने के पश्चात किसके सिक्के चलवाए थे, चांदी के सिक्के चलवाए थे। किसके, चांदी के सिक्के। और साथ में फिर सोने के सिक्के भी जारी किए थे। एमपीपीएससी ने आंसर क्या दिया था उसका, चांदी का सिक्का। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए विक्रमादित्य ने धीरे धीरे शकों के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए एक विशाल सेना का निर्माण किया। विजय के उपरांत इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। साथ ही उन्होंने, ठीक है, साथ ही उन्होंने 57 ईसा पूर्व में, कब, 57 ईसा पूर्व में शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में एक संवत चालू कराया, जिसे क्या कहा जाता है, विक्रम संवत कहते हैं। क्या कहते हैं, विक्रम संवत कहते हैं। और विक्रम संवत को ही कृत संवत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत संवत। साथ ही इसे मालव संवत भी कहते हैं। कौन सा, मालव संवत। बहुत ही आईएमपी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, कब, 2022 के पेपर में। ठीक है, कृत संपर्क को, कृत संवत को किस अन्य नाम से जाना जाता है ना। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी हो जाता है। अब देखिए एक संवत शुरू हुआ था, शक संवत। किसने प्रारंभ किया था, कुषाण शासक कनिष्क ने प्रारंभ किया था। कब, 58 78 एडी में। ठीक है,
अब 78 एडी में प्रारंभ किया था किसने? शक संवत। और गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? 322 एडी में। ये आपको शकों से ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वान थे जिन्हें क्या कहा जाता है? 9 रत्न कहा जाता है। और यही 9 रत्न आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? गुप्त वंश में भी आपको देखने को मिलेंगे। हम यहाँ भी पढ़ेंगे और गुप्त में भी पढ़ेंगे। देखिए सबसे महान और सबसे प्रमुख विद्वान कौन थे? कालिदास जी। ठीक है, महान कवि थे। इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशी, रघुवंशम, मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है, पररुचि महान कवि एवं व्याकरणाचार्य और शास्त्रीय संगीतज्ञ थे। इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं कौन कौन सी? पत्र कौमुदी, विद्या सुंदर, सुभाषिता, वली। ठीक है, और देखिए हमारी जो पीडीएफ आपको मिलेगी एज इट इज पीडीएफ जैसे कि स्लाइड बनी हुई है हमारे टेलीग्राम चैनल में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरे कौन है? वराहमिहिर। ठीक है, वराहमिहिर पूछा गया क्वेश्चन है। वराहमिहिर का जन्म कहाँ हुआ था? कायथा में। ठीक है, 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है तो आप देख लीजिएगा, है ना। सबसे प्रमुख ज्योतिषों में से एक थे एवं गणितज्ञ थे। इनके द्वारा लिखी गई रचना कौन कौन सी? पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, बृहद संहिता, बृहद जातक, योग यात्रा। ठीक है, योग यात्रा, संख्या सिद्धांत। और इनके द्वारा किसका निर्माण किया गया था? विष्णु स्तंभ का। किसका? विष्णु स्तंभ का। और ये किस धातु से बना था? ये लोह धातु से बना था। ये आपको याद रखना। चौथे विद्वान कौन थे? घट करपर। घट करपर ये भी संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी? घट घट खरपर और नीतिसार, बहुत ही आईएमपी है। ठीक है, और इनकी विशेषता रचना में क्या है? यमक तथा अनुप्रास अलंकार का इन्होंने सर्वाधिक प्रयोग किया अपनी रचनाओं में। ठीक है, और अनुप्रास अलंकार कैसे अलंकार है? अर्थालंकार है। कैसे है? अर्थालंकार, यानी कि एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं। क्लियर? चलिए, ठीक है, फिर आते हैं पांचवें विद्वान बेताल भट्ट। ठीक है, एक धर्माचार्य थे एवं तंत्र विद्या के जानकार थे। कौन? बेताल भट्ट। इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं कौन कौन सी है? सिंहासन बत्तीसी और सिंहासन त्रिशातिका। ठीक है, रचना कौन कौन सी है इनकी? नीति प्रदीप। इन्होंने सम्राट विक्रमादित्य को 16 छंद यानी कि नीति आचरण सिखाया था। इन्होंने क्या सिखाया था? नीति आचरण। किसने सिखाया था? बेताल भट्ट ने सिखाया था। किस? राजा विक्रमादित्य को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। छठवें विद्वान कौन है? शंकु। इन्होंने किसकी रचना की थी? सबसे बड़े नीति शास्त्र माने जाते हैं। कौन? शंकु। इनका पूरा नाम क्या था? षड कूकक। इनकी रचना का नाम क्या है? भुवना अभ्युदय। भुवना अभ्युदय। ठीक है, अभ्युदम। ठीक है, ये इनकी रचना है। फिर कौन है? छपड़क। ये साहित्यकार थे, तर्कशास्त्र और ज्योतिराचार्य थे। इनके द्वारा लिखी गई रचना कौन कौन सी है? नानार्थ कोश। क्या है इनकी रचना का नाम? नानार्थ कोश। और क्या है? भिक्षाटन। क्या है? भिक्षाटन। भिक्षा जो मांगते हैं ना, भिक्षाटन। ठीक है, ये इनकी क्या है? रचनाएं हैं। तो क्या है? धन्वंतरी। धन्वंतरी एक आयुर्वेदिक वैद्य है, यानी कि आयुर्वेद के जानकार थे। और राजा विक्रमादित्य के राजवैद्य थे, शल्य चिकित्सा में निपुण थे ये। इनके द्वारा लिखी गई किताबें कौन कौन सी? रोग निदान, वैद्य चिंतामणि, विद्या प्रकाश चिकित्सा, धन्वंतरी। ठीक है, और भास्करो दय इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और लास्ट जो विद्वान थे अमर सिंह, पंडितों का पिता कहा जाता है इन्हें। बोध गया के मंदिर में अमर सिंह के शिलालेख मिलते हैं। इनकी रचना कौन कौन सी? अमरकोश और क्या है? नाम लिंगानुशासन। क्या? नाम लिंगानुशासन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी। गर्दबिल वंश एक बार फिर से देख लीजिएगा आप, है ना। लेक्चर को आप रिवाइज करके देख सकते हैं कि जानकारी कहाँ से मिलती? थेरावली से और हरिवंश पुराण से मिलती, जो जैन ग्रंथ हैं। और साथ ही पुराणों में इन्हें क्या कहा गया? सप्त गर्दबिल कहा गया। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम लोग देख लेते हैं नागवंश। बहुत ही आईएमपी है। कौन से? नागवंश। ठीक है, देखो मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी। कब? दूसरी शताब्दी में। ठीक है, कहाँ पर? दूसरी शताब्दी में। और इसी समय विदिशा ग्वालियर में नए राजवंश का उदय हुआ। कौन से? विदिशा और ग्वालियर में। आपको मध्य प्रदेश का मैप याद होना चाहिए कि यहाँ पर विदिशा और यहाँ पे ग्वालियर है।
इस क्षेत्र में एक नए वंश की स्थापना हुई थी, इसे क्या कहा जाता है? नागवंश कहा जाता है। इसकी जानकारी किससे मिलती है आपको? साहित्यिक स्रोत मालती माधव, किसने लिखा है? भवभूति जी की रचना है। ठीक है। वायु पुराण से जानकारी मिलती है और विष्णु पुराण से जानकारी। ठीक है। वायु पुराण से आपको गुप्त राजवंश की भी जानकारी मिलेगी। ठीक है। अभी हम बताएंगे कि किस प्रकार नागवंश और गुप्त वंशों का संबंध रहा है। और पुरातात्विक जानकारी क्या है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, किसने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख? सही है, हरिसेन ने लिखा है। किसने? हरिसेन ने लिखा है, जो किसका दरबारी था? समुद्रगुप्त का दरबारी था। ठीक है। सिक्के प्राप्त होते हैं कहाँ से? एरण से। एरण को क्या कहा जाता है? स्वभोग नगर, किसने बोला थे? समुद्र गुप्त ने बोला था। ठीक है। तामपत्र कौन सा? चम्मक तामपत्र, कौन से? चम्मक तामपत्र से भी जानकारी मिलती है। इनकी राजधानी कौन सी थी? सबसे पहले विदिशा, विदिशा के पश्चात पवाया, ग्वालियर। ठीक है। प्रमुख शासक कौन कौन से? सबसे पहले वृषनाग, भीमनाग, स्कंदनाग, बृहस्पतिनाग, विभुनाग, रविनाग, भावनाग, प्रभाकर नाग, देवनाग। ठीक है। गणपति नाग, इतने क्या है प्रमुख शासक इनके देखने को मिलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हम लोग वृषनाग, बहुत ही आईएमपी, नागवंश का संस्थापक था। दूसरी शताब्दी में विदिशा को इसने क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। और विदिशा से इनके सिक्के भी प्राप्त होते हैं, किनके? वृषनाग जी के। ठीक है। नाग राजा शैव थे, शैव धर्म के अनुयायी थे, और ये शिवलिंग धारण करते थे। क्या धारण करते थे? शिवलिंग। इस कारण इनका नाम क्या पड़ा? भार शिव भी पड़ा। पूछा जा सकता है इनमें से किसे भार शिव कहा जाता है? ऑप्शन आएंगे क्या? नाग, औलिकर, परिव्राजक और उच्चकल्प। तो आपको सही आंसर क्या लगाना है? नाग लगाना है। ठीक है। इनकी मुद्राओं पर त्रिशूल और नंदी का अंकन देखने को मिलता है। इसका त्रिशूल और नंदी का अंकन, और ये किसके? शिव जी के क्या है? ये अस्त्र है। कौन कौन से? त्रिशूल। ठीक है। फिर क्या है? बेसनगर उत्खनन में नागों के सिक्के प्राप्त हुए। बेसनगर कहाँ पर है? विदिशा। विदिशा का पुराना नाम क्या है? बेसनगर और ग्यारसपुर, दो नाम आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट शासक देख लेते हैं हम लोग, भीमनाग, बहुत ही आईएमपी है ये भी। इनकी राजधानी विदिशा से कहाँ शिफ्ट हुई? पद्मावती शिफ्ट हुई। कहाँ पे? पद्मावती शिफ्ट हुई। ठीक है। इनके सभी उत्तराधिकारी की रक्षक पद्मावती रही है। ठीक है। इनका शासनकाल 210 ईस्वी से 230 ईस्वी के मध्य रहा है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब भीमनाग के उत्तराधिकारी कौन हुए? ठीक है। भीमनाग के उत्तराधिकारी स्कंदनाग। बृहस्पति नाग के सिक्के कहाँ से मिलते हैं? पवाया से मिलते हैं। कहाँ से? पवाया से मिलेंगे। ठीक है। पद्मावती पवाया एक ही है। केपी जायसवाल के अनुसार नाग प्रशासन एक संघ या फेडरेशन था। ये किसके रूप में कार्य करते थे? संघ के रूप में। यानी कि एक राजा और उसके कई सामंत। ठीक है। जैसे कि हम बात करें भारत, तो भारत के अंदर विद्यमान क्या राज्य क्या है? ये संघ की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। इसी प्रकार नागवंशों का भी शासक था, शासन था। ठीक है। अब उनके उत्तराधिकारी कौन कौन हुए? स्कंदनाग, बृहस्पति नाग, विभु नाग और रवि नाग। रवि नाग ने एक नए प्रकार का सिक्का जारी किया, जिसकी जानकारी कहाँ से मिलती? एरण से मिलती है। ये सिक्के कहाँ से मिले? एरण से मिलते हैं। नेक्स्ट शासक कौन थे? भावनाग। ठीक है। यही 3 नंबर में पूछा था उन्होंने, कब? 2023 के मेंस में। आप हिस्ट्री का पेपर उठा के देख लीजिए, शायद 12वें या 13वें नंबर के 3 मार्कर में भावनाग पूछा था उन्होंने। भावनाग की जानकारी वाकटक राजाओं के शिलालेख से मिलती है। उनसे वाकटक राजाओं के शिलालेख से। ठीक है। वाकटक नरेश प्रवरसेन द्वितीय के ताम्रपत्र में उल्लेख है कि महाराजा श्री भावनाग था, जो भारतीयों के वंश से उत्पन्न हुए थे। किससे? भारतीयों के वंश से उत्पन्न हुए थे। और भावनाग की पुत्री का विवाह प्रवरसेन के बड़े पुत्र गौतमी पुत्र से हुआ था। किससे? गौतमी पुत्र से हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन एक ही आएगा यहाँ पर कि भावनाग किस वंश से संबंधित है। तो आंसर क्या लगाना है आपको? नागवंश लगाना है। ठीक है। चलिए, चलिए देख लेते हैं अब हम लोग कौन से अंतिम जो शासक है इनके, गणपति नाग। कौन? गणपति नाग। ठीक है। समुद्रगुप्त के समकालीन था। इलाहाबाद के स्तंभ लेख के अनुसार गणपति नाग को इन्होंने पराजित किया, और नाग राज्य को, उनसे जो नाग राज्य था उसको किसमें मिला लिया? गुप्त साम्राज्य में इन्होंने मिला लिया। और नागासेन का उल्लेख बाणभट्ट द्वारा रचित अर्थचरित्र में भी देखने को मिलता है।
अर्थचरित्र में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और नागासेन किसे कहा है? गणपति नाग को कहा है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? पूना ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि उनकी माता कुबेर नागा, इसकी माता कुबेर नागा गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कौन थी? पत्नी थी। किनकी? जो कुबेर नागा जो थी वो कुबेर नागवंश की राजकुमारी थी। इनका विवाह किससे हुआ था? समुद्रगुप्त के पुत्र किससे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। किससे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से इनका विवाह हुआ था। ठीक है, और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ जूनागढ़ अभिलेख से मिलती। कहाँ से? जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने इसको नागों को पराजित करने के पश्चात उनका विलय किसमें कर लिया था? गुप्त साम्राज्य में कर लिया था। ये आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको नागवंश याद हुआ होगा। केवल आपको इनकी राजधानी याद रखने। दो राजधानियां हैं, कौन कौन सी? सबसे पहले तो विदिशा। विदिशा के पश्चात यदि पद्मावती मिल रही तो वो पवाया और ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर में ही पवाया आता है, तो ये आपको याद रखना है। प्रमुख संस्थापक कौन थे या इसके संस्थापक किसे कहा जाता है? वृषनाग को कहा जाता है। ऐसे कौन से शासक है जिन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था? तो भीमनाग ने राजधानी परिवर्तन किया था, विदिशा से पद्मावती शिफ्ट किया था इन्होंने। ठीक है, और गणपति नाग किसके समकालीन थे? समुद्रगुप्त के समकालीन थे। इन्हीं के समय कुमार नागा का विवाह किससे हुआ था? समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से हुआ था। ठीक है, और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? रुद्रदामन ने करवाया था। रुद्रदामन कौन था बताइए? मौर्योत्तर काल का एक शासक था। ठीक है, किस वंश का था? शक वंश का संबंधित शासक था रुद्रदामन। संस्कृत में अभिलेख है ये, है ना? तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, और कल हम लोग कौन सा वंश पढ़ने वाले हैं? औलिकर वंश। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, और पीएससी में हर बार औलिकर वंश से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, औलिकर वंश के पश्चात हम पढ़ेंगे कौन सा? परिव्राजक वंश। ठीक है, परिव्राजक वंश के पश्चात उच्चकल्प वंश। कल हम तीन इन वंशों को समाप्त करेंगे, और जल्द से जल्द हम लोग मध्य प्रदेश का इतिहास समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस।